Namaste. Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology. आज सुबह से मैं अमेरिकन मीडिया को देख रहा था बार बार। अब काफ़ी लोगों का मैं भारतीय मीडिया को भी मैंने देखा जो उनकी स्टेटमेंट्स आई सबकी, और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट है मार्जोरी टेलर ग्रीन का। ये भी एक कांग्रेस वुमन है, अमेरिकन कांग्रेस की, और ये ट्रंप के साथ ही हमेशा रहती थी। अब इन्होंने ट्रंप को छोड़ दिया है और आज उन्होंने पहला स्टेटमेंट रिलीज़ किया ट्रंप के विरुद्ध। और दूसरा इंसिडेंट मैं देख रहा था कि सीज़ फायर ऐसा लग रहा है कि रुकी हुई है, क्योंकि इस समय दोपहर है, यहाँ पे शाम होने वाली है और अभी तक कोई बमबारी की नहीं ईरान ने इस समय। तो इसका मतलब है कि सीज़ फायर रुक रही है। इसके पहले हम सब ने देखा था कि ट्रंप ने अशब्द निकाले और जो कि कॉमन अमेरिकन लैंग्वेज की पार्ट है। तो मैं इन सब विषयों में बात करूंगा। तो आगे देखने से पहले लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे गुरुकुल में जुड़िए ताकि आपको सनातन धर्म का पूरा ज्ञान मिले अमेरिका में बैठ के। और आप अमेरिका में और कनाडा में हैं, यूके में हैं, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हैं, आपके लिए सबके लिए कंफर्टेबल टाइमिंग्स है। यूके के लिए नहीं है क्योंकि यूके में रात होती है और आप लोग 9 घंटा आगे हमसे, तो 1 बजेगा सुबह का। पर भारत के लिए ब्रह्म मुहूर्त है, ऑस्ट्रेलिया के लिए सुबह है, न्यूजीलैंड के लिए सुबह है, साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी सुबह है, सिंगापुर के लिए सुबह है। तो आप लोग वहाँ कहीं से भी जुड़ सकते हैं और साउथ अमेरिका से भी जुड़ सकते हैं। एंड द इंस्ट्रक्शंस आर ऑन टेलीग्राम इन इंग्लिश एंड हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पहला विषय मैं लूँगा कि बगावत हो रही है ट्रंप के विरुद्ध पूरे जीओपी में। ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, होना ही था। और इसलिए होना था क्योंकि ट्रंप जो है अपने किसी भी मंत्री को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मंत्री को सेक्रेटरी बोलते हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। अगर आपने किसी को डिफेंस सेक्रेटरी बनाया है, उनको काम करने दीजिए। किसी को स्टेट सेक्रेटरी बनाया है, उनको काम करने दीजिए। किसी को आपने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है, उनको काम करने दीजिए। FBI बनाया, FBI डायरेक्टर बनाया किसी को, उसको भी काम करने दीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और वो इसलिए ऐसा नहीं होता दिख रहा है क्योंकि जो डिसीजंस हैं कहीं और से बताए जा रहे हैं एज यूजुअल, और ट्रंप के ऊपर प्रेशर है कि उसके सेक्रेटरीज उसको फॉलो करें। एक स्क्रिप्ट है जिसको सभी लोग फॉलो करें। अगर वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं होती है देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। तो सब कुछ ही स्क्रिप्टेड लग रहा है इस समय। परसों से लग रहा है कि अचानक सीज़ फायर हो जाती है और सब लोग ऐसा बोलते हैं, तो मतलब वर्ल्ड वॉर 3 को बचाने की तैयारी हो रही है। कोई भी वर्ल्ड वॉर 3 में इस समय टूटना नहीं चाहता, किसी के पास पैसा ही नहीं है। इस बीच में जो ट्रंप के जो अपोजिट साइड में रह चुके हैं लिंडसे ग्राहम जो है थाली का बैंगन है। जिस साइड थाली झुकती है वहीं पर लुढ़क जाता है वो बैंगन। और उसका इतिहास रहा है, वो कंट्रोवर्शियल है। जैसे भारत के कुछ हैं जो एक्चुअली उसकी तुलना आप राहुल गांधी से भी कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी थोड़ा उसका IQ लेवल और भी कम है। लिंडसे ग्राहम का थोड़ा IQ लेवल ऊपर है, लेकिन करीब करीब वैसे ही चलता है वो। और उसको आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। वो मिक्सचर है लालू प्रसाद यादव का, अरविंद केजरीवाल का और आपके राहुल गांधी का मिक्सचर है वो तीनों का। और प्लस उसके साथ थोड़ा सा भूत सवार है उसमें बंदूकों का, बिकॉज आर्म्स लॉबी का भी एजेंट है वो। ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट मैं उसमें डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि नहीं है, मुझे पता नहीं है ठीक से, बट एनीवे समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि उसने यूक्रेन का साथ दिया टू इंक्रीज द वॉर। फिर उसने अब साथ दे रहा है कि रशिया के विरुद्ध, रशिया को सैंक्शन से दूर रखा जाए, भारत और चाइना को डाला जाए, क्योंकि ये हार्डकोर एक रेसिस्ट आदमी है। उसको स्किन प्रॉब्लम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्किन का। और उसको पैसा भी वही लॉबीज देती हैं जिनको कुछ बदमाशी का काम कराना, तो उस तरह का पैसा लेता है वो। और अमेरिकन कांग्रेसमैन के को मालूम है कि जिसके पास पैसा होता है वो इलेक्शन जीतता है, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। उसको ट्रम्प ने बहुत गाली भी दी है पहले, बहुत ज़्यादा उसके अशब्द बोले उसके साथ, लेकिन और साथ में ट्रम्प उसको इस समय यूज़ भी कर रहा है।
बिकॉज एक न्यूसेंस वैल्यू चाहिए, वॉइस चाहिए जो उल्टी सीधे काम करे। बोल रहे हैं कि 84 सेनेटर्स में 100 होते हैं, 84 सेनेटर्स मेजोरिटी हाउस, अपर हाउस जो है भारत पे, चाइना पे सैंक्शंस लगाना चाहता है। और उनको ऐसा लग रहा है कि सैंक्शंस लगाएंगे तो भारत झुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि भारतीय इकॉनमी, मतलब भारतीय एक्सपोर्ट का 12 से 14% है अमेरिकन टू अमेरिका, और भारत का इंपोर्ट वहाँ से जो है इंपोर्ट पार्टनर में भी उतना ही परसेंटेज है। थोड़ा सा भारत का इंपोर्ट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि अगर सर्विसेज को भी हम ऐड करें तो, और बाकी सब प्रोडक्ट्स को और उनको ऐड करें तो भारत इज़ अ नेट कंट्रीब्यूटर टू अमेरिका। अमेरिका मेक्स प्रॉफिट क्योंकि उसने अमेरिका में स्टूडेंट्स ऐड नहीं किए हैं। तो भारतीय स्टूडेंट गोइंग टू स्टडी इन यूएसए, वो यूएसए के लिए रेवेन्यू है, वो एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा यूएस, और उनको जॉब भी नहीं मिलने वाली अमेरिका में। तो वो सारे लोग भारत वापस आएंगे कर्ज के साथ। तो इसलिए जो यूएस है, इट इज़ अ नेट बेनिफिशियरी ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इनको एक तरफा न्यूज़ दी जाती है, वो भी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से। धीरे धीरे वो भी बदल रहा है कि जब से भारतीय एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्टैटिस्टिक्स बनाना शुरू किए हैं, अब भारत का रैंकिंग ऊपर उठना शुरू हो गया है। हर जगह चौथा, पाँचवा, तीसरा, दूसरा ऐसा आना शुरू हो गया है। वो प्रिपरेशन है भारत को एक एनिमी पेंट करने के लिए। भारत को अमेरिका एक एनिमी पेंट करना चाहता है, क्योंकि उसको भारत से, उसको किसी भी, देखिए क्या है कि सारे पश्चिमी देश जो हैं सिर्फ एशिया पर ही आक्रमण करते हैं, एशिया को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो साउथ अमेरिका में तो उनका पूरा वर्चस्व है। एशिया क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ट्रेड हैपेंस विद एशिया, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज विद एशिया। इधर वेस्ट में पॉपुलेशन ही नहीं है, तो कैसे वो ट्रेड कर सकते हैं? नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अमेरिकन प्रोडक्ट्स। तो इसलिए सारा का सारा जो, एंड मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एशियन कंट्रीज़ जो हैं ठीक से डिसीजन नहीं लेती हैं, पर्टिकुलरली चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ भारत को हमेशा एनिमीज ट्रेन करती हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन, उनको हिंदूज अच्छे नहीं लगते हैं। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी रिलीजन की वजह से प्रॉब्लम होती है भारत के साथ, क्योंकि उसमें से बहुत सारी कंट्रीज़ क्रिश्चियन है या फिर वो मुसलमान है। 2 कंट्रीज़ मुसलमान है और 1 कंट्री क्रिश्चियन है, फिलीपींस। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को डर लगता है कि भारत उनकी इंडस्ट्री खा जाएगा। तो ये डर उन्होंने फैलाया हुआ है थ्रू द एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पूरा कॉलोनी है। और जो एशिया में 2 कॉलोनीज़ हैं वेस्ट की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वो तो इलीगल ऑक्यूपेशन है। उन सबको मालूम है कि भारत और जैसे कोई भी कंट्री उसको चैलेंज कर सकता है। तो वेस्ट हमेशा भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, करता रहेगा। अभी आप देखते होंगे अमेरिका ने भारत को बांग्लादेश में घेरा हुआ है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 से ज़्यादा बेसेस हैं, डिएगो गार्सिया में है, ये सारे भारत के चारों ओर हैं। प्लस उनका सबसे बड़ा एलाई पाकिस्तान है। तो भारत का सबसे बड़ा खतरा ग्रेजुअली मुझे लग रहा है चाइना से हट के अमेरिका बनने वाला है, क्योंकि सब जगह तो अमेरिका ही है, और हर जगह बांग्लादेश में भी गड़बड़ी फैला रहा है भारत के विरुद्ध, पाकिस्तान में भी गड़बड़ी फैला रहा है भारत के विरुद्ध, वो तो 47 से फैला रहा है। और डिएगो गार्सिया में उसके हैवी बॉम्बर्स बैठे हुए हैं, जो कि अभी भी लीज पर हैं यूके के पास, वो एयरबेस, वो जो बेस है वो लीज के पास है। एक्चुअली वो लंका है हमारा, लेकिन उसको बेस पे रखा हुआ है उन्होंने, वहाँ पे बेसिस बनाए हुए हैं। तो चारों ओर से तो अमेरिका ने घेरा हुआ है। नॉर्थ में है, भारत के नॉर्थ में चाइना और रशिया, जो कि चाइना का इलीगल टेरिटरी है, तिब्बत, वहाँ पर वो है। तो वी आर सराउंडेड बाय अमेरिका ऑन ऑल साइड्स दिस। तो इसीलिए लिंडसे ग्राहम जो है सैंक्शन की बात कर रहा है। अगर सैंक्शंस नहीं होगा तो मिलिट्री एक्शन करेगा। उसने ऑलरेडी इस तरह सोचा होगा, क्योंकि उसका सोचने का तरीका ही यही है। जो उसने यूक्रेन के साथ किया, जो उसने ईरान के साथ बोला, जो उसने मिडिल ईस्ट में बाकी देशों के साथ किया, इराक के साथ किया, वही भारत के साथ है। वही बात वो करता है साउथ कोरिया के बारे में, और वही बात करता है बाकी देशों के बारे में। तो उसका माइंडसेट सेम है। तो नॉट जस्ट सैंक्शंस, मिलिट्री एक्शंस का भी बात कर रहा है वो। तो अब भारत को तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी युद्ध में अमेरिका भारत के विरोधी काम करने वाला है, जैसे 99 में कारगिल में किया था। तो भारतीय प्लानर्स को सब मालूम ही होगा किस तरह अमेरिका काम करता है। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात कि व्हाट हैपन टू, मतलब जो अमेरिका का जो सीज़ फायर का प्रपोजल है, जिस पे ट्रम्प बहुत उन्होंने अच्छा तो बोले, उसका ये है कि देखिए
कि अमेरिकन लैंग्वेज काफ़ी अभद्र भाषा है। वो अमेरिकन भाषा बहुत अभद्र भाषा है, जहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग अभद्रता से इसको नॉर्मल माना जाता है। उसने जो एफ वर्ड का यूज़ किया, जो कि मेंशन करना भी बड़ा अजीब सा है, लेकिन वही यहाँ की नॉर्मल भाषा है। आप सिविलाइज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जहाँ से आए हैं, वहाँ मतलब जिस तरह के लोग अमेरिका में आए थे और जिस तरह के लोग ये हैं अब, वो दोनों बहुत डिफरेंस है। पहले थोड़ा भद्र भाषा का प्रयोग होता था, जब जॉर्ज वॉशिंगटन के समय में, अब्राहम लिंकन के समय में, यहाँ तक कि जॉर्ज बुश के समय तक भी, ओबामा के समय तक भी भद्र भाषा का प्रयोग होता था। बाइडेन ने भी भद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अभद्र भाषा मतलब ऐसा लगता है कि सड़क छाप लोगों की सरकार है। और उस तरह की भाषा, बड़ी कॉमन भाषा में बात करना, वो प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंशियल स्वीट में। अब ये सोचिए कि अगर वो रिपोर्टर्स का ऐसा बोल सकता है तो अंदर क्या बोलता होगा, समझ रहे हैं आप? और तो वो उस तरह की भाषा का प्रयोग एक सामान्य भाषा है। तो इस पर मीडिया को ये देना चाहिए कि अगर वो एफ वर्ड का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब वो एम्फेसाइज कर रहा है जो वो बोलना चाहता है, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि उसकी सीज़फायर पर कोई एग्री नहीं किया। कैसे एग्री करेगा? आप तो क्रेडिट जीवी हो। जिन देशों के बारे में आप बात कर रहे हो, हजार लोग सालों से लड़ रहे हैं, ये एग्जैक्टली यही इतिहास पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान को, उसको ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान से 75 साल का टेम्परेरी नाम है, कृत्रिम नाम है, आर्टिफिशियल नाम है। उसको देश तो उसको पता नहीं है। वो सोच रहे लड़ रहे हैं, वो सोच रहा है कि मुसलमानों को हिंदुओं का लड़ाई 1000 साल से चल रहा है। ऑब्वियसली चल रहा है, क्योंकि मुसलमान लोग भारतीय ज़मीन पे कब्जा करने के लिए लगे हुए, हिंदुओं की ज़मीन पे। भारत में भी कितने सारे मुसलमान हिंदुओं की ज़मीन पे रह रहे हैं, सबके सब हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर रह रहे हैं, उनकी मस्जिदें हिंदुओं के तीर्थ स्थल के आसपास है। इसको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये तो देश में है ही नहीं, तो कॉलोनी में है। कॉलोनी का अर्थ क्या होता है कि वहाँ की जो लोकल, अमेरिका की जो लोकल रिलीजन्स हैं, लोकल कल्चर्स हैं, लोकल लैंग्वेज है, वो तो खा गए सब लोग। यहाँ पे आप इंग्लिश इम्पोज कर रहे हो, जो कि ब्रिटिश भाषा है, अंग्रेजी इंग्लैंड से आई है। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता, और ये चर्च अपने साथ में लेकर आए हैं, तो चर्च फॉरेन हुआ, इंग्लिश भाषा फॉरेन हुई। लेकिन इनको ये सब समझ में नहीं आता, क्योंकि इनको लगता है हमने कब्जा कर लिया, ये हमारा है और हमारा ही रहेगा, कॉन्करर्स विन, ये इनका माइंडसेट है। तो इसलिए उसकी अभद्र भाषा इस तरह यूज़ होती है। इतिहास का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है कि इतिहास में देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे ये लोग बात करते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या ये युद्ध खत्म होगा? ये युद्ध खत्म नहीं होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो जितने भी या जो बमबारी की है वो आर्टिफिशियल जगहों पे हुई है। अब क्या होगा कि वो आईएई से निकलेगा, तो उसको मालूम है कि ये सब वेस्टर्न प्रमोटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ पे वो सत्य देख नहीं सकता। तो अभी तक जो रुका हुआ था कि बम नहीं बनाएगा या उसको शांति चाहिए, उसको लग रहा है अब कि बम बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है पाकिस्तान भी उसको बम दे दे, उसको रशिया भी बम दे दे। रशिया ने तो ऑफर किया है, उस पर और भी भड़क गया ट्रम्प कि भाई, क्योंकि जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। पाकिस्तान के पास नहीं है, इसलिए एश्योर्ड है। पाकिस्तान के पास अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब है, अमेरिकन बेसिस है, और अगर चाइनीज़ उनको सप्लाई करते हैं तो चाइना के ऊपर भी भारत देख सकता है कि भाई ये क्या चल रहा है, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो बनती रहती है, टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। तो ये जो समय है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ट्रम्प और अमेरिका अपनी डॉलर को बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, क्यों तैयार हैं इस समय, अपनी इकॉनमी को कुछ भी करने, बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और यही सब लोग ट्राई कर रहे हैं जगह जगह से, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कर पाएंगे। हम लोग अपने शो पे बहुत बार बोलते हैं, सेथोलॉजी पे अंकित जाकी मेरे थ्रू सबके द्वारा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ग्लोबल डायनेमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज ग्लोबल डायनेमिक्स। और रिजर्व करेंसी जो है का जो होल आइडिया था कि मेरा धाक चलेगी, मेरा करेंसी चलेंगे, जब मैं जैसे भी चलाऊँ, मिलिट्री के बेसिस चलाऊँ, वो अब चलने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने ओपनली जो अटैक किया है कतर में अमेरिकन बेसिस पे, बहरीन को बेस को खाली करवाया है, तो दिस इज़ ए बिगिनिंग ऑफ कि इनका सिमटने का समय शुरू हो गया है। और एशिया पैसिफिक में भी सिमटेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एशियन यूनिटी नहीं है, एशिया के लोग यूनाइटेड नहीं है, एशिया के लोग को पता नहीं कैसे वो यूनाइट हो आपस में, वो उनको पता नहीं है। एंड दैट्स वाई दिस इज़ कंटिन्यूइंग। ठीक है, इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट है, धर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो धर्म की रामायण महाभारत बहुत इम्पॉर्टेंट है, भगवदगीता बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग।
हमारा काम रहता है कि नॉन सेंसेशनल आइटम पे धार्मिक विश्लेषण दें, वो मैं करता रहता हूँ बार बार। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी राय में अभी तो ऐसा चल रहा है, मुझे लग रहा है ग्रेटर इजराइल का प्लान जो बनाया हुआ था वो थोड़े समय के लिए डिले होकर चलेगा। इवेंचुअली ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को ही ईरानियों को जानना चाहिए, ये मेरा विश है, क्योंकि उसी से उसको उधर शांति आने वाली है। तो अंटिल नेक्स्ट शो, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।